चलिए नमस्कार सबको। 34 सेट यानी कि सैटरडे संडे को जो टेस्ट हम लोग लेते हैं फुल लेंथ टेस्ट का, उसका टेस्ट नंबर 34 है। देखते हैं कितना आप सही बनाए हैं। चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान देना है, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है। विधि आयोग का मतलब हुआ सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। विधि आयोग मतलब न्यायालय होता है। एक बात याद रखिएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के बीच में, चूंकि देखिए निर्वाचन आयोग की बात हो रही है, चुनाव आयुक्त की बात हो रही है, चुनाव आयोग को स्वतंत्र रखा जाता है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के बीच में कोई भी मतभेद होता है तो मामले का निपटारा न्यायालय में नहीं होता, बल्कि मामले का निपटारा स्वयं बहुमत के आधार पर उनके अंदर में ही किया जाता है। तो ये वाला कथन हमारा गलत हो गया। चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता है, ये भी सही है। चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश जरूरी होता है, तो ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को समान शक्तियां प्राप्त है, ये भी सही है। तो गलत हमको ढूंढना था, तो गलत हमारा कौन सा है, पहला गलत है, इसलिए गलत वाला पर ही हम आंसर लगा देंगे। इस बात को याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान खाली स्थान में है, तो ये संस्थान जो है ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है, एमपी। और इसका जो गठन हुआ था, इसका गठन कब हुआ था, तो इस संस्थान का गठन हुआ था 2007 में। कब हुआ था याद रखना है, साथ में आपको इसका गठन हुआ था 2007 में, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में चर्चा किया गया है। इसकी घोषणा राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन किसकी सलाह पर करेंगे, तो याद रखिएगा मंत्रिमंडल के सलाह पर किया जाता है। मुख्यमंत्री के नहीं, प्रधानमंत्री के भी नहीं, मंत्रिमंडल के सलाह पर ही आपातकाल की घोषणा की जाती है। इस बात को याद रखिएगा। और आपातकाल में भी आपातकाल 352, 356 में राष्ट्रपति शासन आप पढ़े होंगे, 360 में वित्तीय आपात। आपको पता होना चाहिए आपातकाल 3 बार आज तक लग चुका है इंडिया में। आंतरिक कलह के चलते, आंतरिक कलह जो होता था 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार में आंतरिक कलह लगा था, आंतरिक कलह के आधार पर आपातकाल लगाया गया था, लेकिन इसको अब हटा दिया गया है, ठीक है। अब आंतरिक कलह के चलते आपातकाल नहीं लगेगा। कहता है पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची खाली स्थान में दी गई है। तो पंचायतों को जो भी शक्तियां सौंपी जाती है, इसकी चर्चा 11वीं अनुसूची में है। आपको बता दें 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, और इसी में 11वां अनुसूची को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को, साथ में भी याद रखिएगा। और पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय रखे गए हैं, इसको भी याद रखिएगा। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। उसके 9 दिन के बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण रूप से लागू किया था। यह किसने कहा था, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। तो यह कथन जो था अरस्तु का था। अरस्तु के बारे में एक बात याद रखिएगा, यह यूनानी प्रसिद्ध दार्शनिक थे। ये यूनानी प्रसिद्ध दार्शनिक थे। कथन किसका है, तो अरस्तु का है। निम्नलिखित में से कौन नियमों के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उसकी सेवा की शर्तों का निर्धारण कर सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116। कौन करेगा, राज्यपाल। देखिए ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन नियमों के माध्यम से राज्य लोक सेवा, तो राज्य लोक सेवा आयोग कह रहा है, तो सदस्यों की संख्या और उसका निर्धारण, शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि राज्य लोक सेवा आयोग का जो उम्र होता है, मतलब 6 वर्ष होता है या मैक्सिमम 62 वर्ष होता है। इस बात को याद रखिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की बात कर रहा है। 6 वर्ष होगा या 62 वर्ष उम्र होगा, जो पहले होगा उसी को माना जाता है।
राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से चुने जाते हैं? विधान परिषद आपको पता होना चाहिए कि तुम कब आओगी, हम आपको एक बार ट्रिक बताते थे पहले, अभी फिर से कर देते हैं। तुम कब आओगी, आओगी। तेलंगाना में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है, अपना बिहार है, आंध्र प्रदेश है और यूपी है, उत्तर प्रदेश है। ये का मतलब कुछ नहीं यहां पे होगा। आपको बता दें कि राज्य विधान परिषद में शिक्षक 1/12 सदस्यों का निर्धारण करते हैं और स्नातक छात्रों के द्वारा भी 1/12 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो इसमें इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा 1 से ज्यादा होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सॉरी, तो सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से 1 से अधिक। आपको बता दें कि विधान परिषद में विधायकों के द्वारा 1/3 सदस्यों का निर्धारण होता है, लोकल बॉडीज 1/3, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 1/6, शिक्षकों के द्वारा 1/12 और स्नातक छात्रों के द्वारा 1/12। कहता है देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? याद रखिएगा, इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। और एक अच्छा बात हम आपको बता दें कि 1955 में जब ये चालू हुआ 1954 में, इसके बाद 1955 में इस नागरिक पुरस्कार जिसको पद्म पुरस्कार कहते हैं, इसको 3 भाग में बांट दिया गया। पहला भाग का नाम दिया गया पद्म विभूषण, पद्म विभूषण इसका नाम दिया गया, और दूसरा का नाम दिया गया पद्म भूषण, पद्म भूषण इसका नाम दिया गया, और तीसरा का नाम दिया गया पद्म श्री। एक अच्छा चीज है आपको याद रखने के लिए हम बता दें कि सबसे पहले एक देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, लेकिन 1955 से इसको 3 भाग में बांट दिया गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये अच्छा पॉइंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? 119 क्वेश्चन नंबर है, राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो राष्ट्र संघ की अगर हम बात करें तो ये 10 जनवरी को 1920 को आया था और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहां होगा? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। कहां है? इसका मुख्यालय है जेनेवा में। संयुक्त राष्ट्र अस्थायी लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? एक बात याद रखिएगा, 2015 में बैठक हुआ और 2015 के बैठक में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 लक्ष्य रखा और इस लक्ष्य को पूरा करना था 2030 तक। 17 लक्ष्य में से 13वां जो लक्ष्य है वो रखा गया था क्लाइमेट एक्शन, ये सही है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन गोल 5 में 5वां लक्ष्य नहीं था, 5वां लक्ष्य जो हमारा था, लैंगिक समानता। ठीक है, 5वां लक्ष्य जो हमारा था ये गलत है, ये नहीं था। 5वां लक्ष्य क्या था हमारा? लैंगिक समानता था, इसलिए ये वाला पॉइंट हमारा गलत हो गया। लाइफ बिलो वाटर, ये था जमीन पर जीवन परिस्थिति की सुरक्षा, ये भी हमारा गलत है। 15 में ये पॉइंट नहीं था, 15 में था जीवन पर जमीन पर। एक्चुअली इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बात को याद रखिएगा, जीवन पर परिस्थितिक सुरक्षा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका जो है एक क्वेश्चन हमारा सही होगा क्लाइमेट एक्शन। 17 लक्ष्य में से 13वां लक्ष्य वही था, बाकी दोनों गलत है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? देखिए, विधान परिषद जो होता है ना, विधानसभा के द्वारा पारित किए गए विधेयक को 3 माह तक रोकती है। प्रायः हम यही पढ़ते हैं, लेकिन गलत आंसर हो जाएगा। 3 माह तक एक रूल है, लेकिन 1 माह उसको एक्स्ट्रा दिया जाता है, यानी कि विधान परिषद 4 महीने तक। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 3 माह और प्लस 1 माह विधान परिषद को एक्स्ट्रा दिया जाता है। 4 माह तक अगर विधान परिषद विधानसभा के द्वारा पारित किए गए विधेयक पर निर्णय नहीं देता है तो वह निर्णय स्वतः मान लिया जाता है। तो 4 माह मारिएगा, 3 माह गलती से भी मत मारिएगा, 100% गलत हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा खाली स्थान आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है। आत्महत्या में
306 लगता है, याद रखिएगा, धारा 306 लगता है। कौन सा? तो इसमें 306 कहीं नहीं है, तो याद रखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? बिल्कुल साधारण बहुमत चाहिए। अगर एक नया राज्य बनाना है तो संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत चाहिए। नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन की अगर आप बात करिएगा तो इसकी चर्चा हमको भाग 20 में करना है और अनुच्छेद 368 में इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 368 में इसकी चर्चा है। इस क्वेश्चन से हमको सीखने को मिल रहा है कि जब भी एक नया राज्य बनाना होगा तो उसके लिए साधारण विधेयक यानी कि संवैधानिक संशोधन में बहुमत कैसा चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए नया राज्य बनाने के लिए। सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने को दंडनीय अपराध कहा है? ऐसा चर्चा जो है देखने को मिलता है अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 में मिलता है। क्वेश्चन कहा है कि कब से इसको माना गया है। ठीक है, तो जवाब देंगे सब लोग। हिस्ट्री क्लास कब से शुरू होगा? हिस्ट्री का क्लास खत्म हो गया सविता। आप क्लास खत्म होने के बाद हमेशा पूछते हैं, एक बार और आप पूछ रहे थे। चलिए, बिल्कुल लोग 10 अक्टूबर 2006। अच्छा हाँ, सुनील का सही जवाब है 124। सुनील का सही जवाब है, ठीक है ना, सुनील का सही जवाब है। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को घरेलू नौकर या काम पर नहीं रख सकते, इसकी चर्चा अनुच्छेद 24 में कहा गया है। और ये लागू कब से किया गया? 10 अक्टूबर 2006 से किया गया है। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्य का पुनर्गठन 1956 में हुआ। लेकिन एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन 1953 में आंध्र प्रदेश का किया गया था। इसका किया गया था, आंध्र प्रदेश का किया गया था। समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? समुदाय विकास कार्यक्रम का बहुत सारा उद्देश्य है। शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना भी है, जीवन स्तर को बेहतर बनाना भी है, राजनीतिक प्रशिक्षण भी है ना, योजना बनाने में गांवों की सहायता, ये भी है, योजना बनाने में गांवों की सहायता, है ना, ग्रामीण शिक्षकों के हितों की रक्षा, ये भी लिख सकते हैं, ग्रामीण शिक्षकों के हितों की रक्षा। बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। तो समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य सारे के सारे हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। राज्यपाल के पास क्या विकल्प होंगे? तो राज्यपाल के इसमें से असत्य आपको चुनना है, ठीक है, असत्य चुनना है। तो वह अपनी अनुमति दे सकता है, बिल्कुल। अगर विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होता है तो राज्यपाल उसको अनुमति दे भी सकता है, अनुमति रोक भी सकता है, भी ठीक है। वह पूर्ण विचार के लिए वापस भी भेज सकता है और वो राष्ट्रपति के विचार के लिए अपने पास सुरक्षित भी रह सकता है। चारों पॉइंट सही है। पांचवा क्या है? वह बिल को प्रधानमंत्री के विचार के लिए सुरक्षित रखता है। गलत ढूंढना था और गलत हमको मिल गया पांचवा। लेकिन ऑप्शन में देखिए तो पांचवा कहीं दिख रहा है, इसमें केवल 1 है, केवल 2 है, केवल 3 है, उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन गलत तो एक ही को है, पांचवा। इस कंडीशन में आंसर हम क्या मारेंगे? इस कंडीशन में हम आंसर मारेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। है जरूर पांचवा, पांचवा गलत है लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है। बहुत 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 कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है और समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है मुकदमे तथा कार्यवाही से। इसी में अनुच्छेद 300 क क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि संपत्ति के आधार अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर, मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार के दायरे में रखा गया और अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो राजभाषा की अगर बात करते हैं तो इसकी चर्चा जो होता है अनुच्छेद 343 में। सब एकदम पॉइंट को याद रखना सीखिए। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता खाली स्थान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था बताएंगे जल्दी से, किसके द्वारा किया गया था? तो काका कलेकर समिति के द्वारा किया गया था। इसमें नहीं दिख रहा है कहीं हमको, काका कालेकर समिति। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता काका कालेकर समिति के द्वारा किया गया था। इसका इसमें उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्लियर है? 29 जनवरी को इसका गठन हुआ था। 29 जनवरी 1953 को इसका गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? तो काका कालेकर समिति का गठन हुआ था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना, एक्चुअली इसमें एक हम सुधार करना चाहेंगे। स्थापना किया गया था 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर 1946 को। प्रथम जो बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर को हुआ था, इसलिए इसका जवाब मारेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, संविधान सभा की स्थापना हुआ था 6 दिसंबर 1946 को, प्रथम बैठक 9 दिसंबर जिसमें सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, और 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का गठन आपसे पूछ रहा है तो 6 दिसंबर 1946 मारिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार देता है? तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है मौलिक अधिकार में। और मौलिक अधिकार में जब आप पढ़िएगा तो 5वां मौलिक अधिकार कहता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है 5वां मौलिक अधिकार, और उसी में अनुच्छेद 30 में ये बात पढ़ना है। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान को स्थापित करने का अधिकार दिया जाता है। तो इसमें से कोई नहीं है, तो इसमें मारेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। 19 में है बोलने की आजादी, और 26 में क्या है? तो धार्मिक कार्यों को करने की स्वतंत्रता, और 29 में है कि अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्थान, अल्पसंख्यक जो है अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं, और 30 में है शिक्षा के बारे में। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 30 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो ग्रामीण समुदाय का तत्व संस्कृति और विविधता नहीं है। याद रखिएगा, ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। हम की भावना और क्षेत्र ये सब ग्रामीण समुदाय में आता है, लेकिन सांस्कृतिक विविधता नहीं आता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। एक कथन है, और एक कथन था केटी शाह का। किसका कथन है? एमडी नाम क्या है आपका? कहा नाम है कि सर फिर से वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाना शुरू कर दिए, थोड़ा मेहनत करके फ्रेश क्वेश्चन तैयार किए कीजिए, बच्चों को लाभ हो। जो टाइम दे रहा है आपके चैनल पर क्वेश्चन का अच्छा से, अब मालिक माफी चाहते हैं अगर हम लोग से कोई गलती हो गया होगा। तो आपको हम बता दें कि 26 लोगों का, 27 लोग शायद अब तो बढ़ भी गए होंगे, 30 लोगों के आसपास का टीम है जो हर तरीके के टेस्ट का मैनेजमेंट करता है। हम टीचर लोग क्वेश्चन सेट नहीं करते हैं, हम टीचर लोग को सिर्फ क्वेश्चन मिलता है जिसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आपका जो है बड़ा आभार रहेगा, आपने जो हमको सुझाव दिया है। फिलहाल आपने जो सुझाव दिया है उसके अनुसार से हमको लगता है कि सारे क्वेश्चन आपसे बन जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर चैनल को छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। आप ये आरोप आप नहीं लगा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अरे भैया, क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पैदा थोड़ी ना किया जाएगा। अगर आप पॉलिटी का डिस्कशन कर रहे हैं तो 2 से 3 हजार क्वेश्चन बहुत है, वही 2-3 हजार क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट होगा। कहां से क्वेश्चन लाएंगे हम लोग, या कोई भी कहां से क्वेश्चन लाएगा? सर, आरोप लगाने से पहले विचार कर लिया कीजिए। और हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग को जो क्वेश्चन बन के मिलता है बस हम लोग को पढ़ाना होता है, बाकी इसके लिए टीम काम करती है। हम टीचर लोग क्वेश्चन का सिलेक्शन नहीं करते हैं। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका जो आपने सुझाव दिया। भारतीय सुझाव देना आज के समय में ना बहुत आसान है। किसी को भाषण दे देना, किसी को मोटिवेट कर देना, किसी को सलाह दे, करनी अलग हो जाता है, कथनी करने में बहुत अंतर होता है। सर, प्रयास कीजिए सर कि आपका तो नाम भी हम अंग्रेजी हमारा कमजोर है, रायफुल्लाह या क्या नाम है, तो क्षमा चाहते हैं आपसे हम। नंबर अगर आपके पास होगा, संस्थान का नंबर दिया रहता है, नीचे रोल भी होते रहता है, उस पर आप इसका शिकायत कर सकते हैं कि सर क्वेश्चन पिछले बार वाला ही दिया जा रहा है।
क्योंकि हम लोग को कहने से कोई फायदा नहीं होगा सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोक चुनाव में मतदान करना, यह एक मूल कर्तव्य में नहीं आता है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना भी मूल कर्तव्य में आता है। मूल कर्तव्य की बात करें तो इसमें 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं जो कि आप पढ़े होंगे, ये इसमें नहीं आता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? सिंपल क्वेश्चन आ गया है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संयुक्त बैठक जब भी किया जाएगा तो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं? बहुत बार क्वेश्चन हो चुका है, याद होगा, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति रहे हैं, 7वें राष्ट्रपति रहे हैं, याद रखिएगा। तो ज्ञानी जैल सिंह जो हैं वो राष्ट्रपति बनने से पहले गृह मंत्री रह चुके हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में आपसे क्वेश्चन कर रहा है। चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है उपराष्ट्रपति, और द्वितीय की जगह पर प्रथम कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तो ये ठीक हो गया। उसके पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य नहीं होता है, बिल्कुल उनका एक ही कार्य होता है, राज्यसभा का सभापति बनना, और जब राष्ट्रपति देश में नहीं होते हैं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य का निर्वहन करना, बिल्कुल सही है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनके। राष्ट्रपति के पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के बाद राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। सारे के सारे पॉइंट इसके सही हैं, इसलिए इसका जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत का सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? देखिए, एक क्वेश्चन एक बार पहले भी आया था, इसके बारे में आपको बता दें, यह अटॉर्नी जनरल के अधीन कार्य करते हैं। आपको बता दें कि ये जो होते हैं अटॉर्नी जनरल के अधीन कार्य करते हैं। देश के दूसरे सबसे बड़े कानूनी अधिकारी इनको माना जाता है। देश का दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी माना जाता है, कानूनी अधिकारी इनको माना जाता है। तो 139 का आंसर क्या होगा? तो ये एक न्यायिक सलाहकार है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक न्यायिक सलाहकार, ये अटॉर्नी जनरल के अधीन कार्य करते हैं और देश के दूसरे सबसे बड़े कानूनी अधिकारी इनको माना जाता है। भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने कहा था कि नाभिकीय बम यानी कि आप कह सकते हैं अणुबम, परमाणु बम का इस्तेमाल हमारा देश पहले नहीं करेगा। एक कथन अटल बिहारी वाजपेयी का था। किसका था? अटल बिहारी वाजपेयी का था। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्य से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? आपको बता दें कि 84वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत कहा गया कि लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों में बढ़ोतरी 2026 तक नहीं होगी। ये पॉइंट याद रखिएगा, 2026 तक लोकसभा और विधानसभा के सीटों में बढ़ोतरी नहीं होगी। तो कहता है कि निम्न संविधान संशोधन में से कौन से राज्य से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो वह है 7वां तथा 31वां संविधान संशोधन। और बाद में जब 84वां संविधान संशोधन आया तो लाइन खींच दिया गया कि 2026 के बाद ही इनकी सीटों में क्या होगा? तो बढ़ोतरी होगा। अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा के किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो यह होता है द्वितीय वाचन। क्या होता है? द्वितीय वाचन। लोकसभा के किसी भी विधेयक पर जो आम बहस होता है उसको हम क्या कहते हैं? द्वितीय वाचन। इसको याद रखिएगा, इसको कहा जाता है द्वितीय वाचन। ये सब याद रखना है आपको, ये ऑटोमेटिक नहीं आएगा। पॉइंट याद रखिएगा, करते करते सब चीज समझ में आने लगेगा। लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही है? लोक पहला पढ़ते हैं। लोक अदालत की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों का निपटारा करने की है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। कहता है कि लोक अदालत की अधिकारिता है कि मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों का निपटारा करने की है। नहीं भाई, जरूरी है।
लोक अदालत में अगर 100 गो मामला चल रहा है तो क्या अगर लोक अदालत में मामला दायर करना है तो क्या हम नहीं करेंगे? क्या उस 100 गो का निपट जाने का हम इंतजार करेंगे? तो कहना गलत ना हो गया। कह रहा है कि लोक अदालत की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों का निपटारा करने की है और उन मामलों का नहीं जो किसी न्यायालय में लंबित है। गलत हो गया। मतलब कहने का है कि जरूरी नहीं है अगर लोक अदालत में 200, 500, 1000 मामला है पड़ा हुआ तो आप भी अपना मामला दायर कर सकते हैं। तो सही है, तो ये गलत हो गया। ऐसा नहीं होता है, आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। लोक अदालत ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती है जो सिविल हो, ना कि आपराधिक प्रकृति के हो। गलत बात है, आपराधिक प्रकृति का भी होता है और सिविल भी होता है, दोनों होता है। प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। ये भी कहना गलत है। जरूरी नहीं है कि लोक अदालत में खाली सेवानिवृत्त न्यायिक व्यक्ति ही उसमें नियुक्त किए जाएं, और को भी किया जा सकता है। ये भी कहना गलत है। तो इसमें कोई भी सही नहीं है, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा ई। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के, अब इसको याद रखना है, अनुच्छेद 142 के तहत दाखिल की जाती है। याचिका उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत दायर किया जाता है? ये सब याद रखिएगा, 142 के तहत। सुमेलित करना है। केंद्र सूची में क्या आएगा? केंद्र सूची में क्या आएगा बताएंगे? केंद्र सूची में क्या आएगा? जल्दी जल्दी जवाब देंगे। चलिए, केंद्र सूची में राज्य सूची में पुलिस, केंद्र सूची में जनगणना। तो पहले ए का करते हैं। ए का होगा 3, बी का हो जाएगा 1, और समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण आएगा, और अवशिष्ट शक्ति में हो जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, डी में हो जाएगा 2, 3142, 3142, ऑप्शन नंबर ए। यह निश्चित करने का अधिकार है कि कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी, निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? देखो, कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी ये तय करने का अधिकार सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को है। इस बात को याद रखिएगा। ये सब अच्छे क्वेश्चन है जो याद रखना है आपको। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? देखो, टोटल अगर बात करें तो 40 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए पूछा किसके लिए है? अनुसूचित जाति के लिए है ना। अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें हैं और जनजाति के लिए 2 सीटें हैं। जनजाति के लिए 2 सीटें हैं। 2 सीटों में एक कटोरिया होता है, एक मनिहारी। 2 गो विधानसभा है, कटोरिया विधानसभा और एक विधानसभा है मनिहारी। ये 2 ऐसे विधानसभा हैं, तो इसलिए याद रखिएगा अनुसूचित जाति के लिए 38। अगर जनजाति के लिए पूछता तो 2 हो जाता। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित है? ये सब आपको याद रखना है। धीरे धीरे, एक दिन में याद नहीं होगा, रोज नया 10 पॉइंट याद रखना है। पॉलिटी में रोज नया 10, महीना में 300 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, 2 महीना में 600 पॉइंट। 600 पॉइंट भी अगर आप याद करते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं। नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित की जाती है? तो याद रखिएगा, नगर निगम को 3 लाख से ऊपर की आबादी पर क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, बिहार में राजनीतिक दल और उसके चुनाव चिन्ह को सही सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 150। चलिए सही सुमेलित करते हैं। जनता दल यूनाइटेड का जो है वो तीर है, नीतीश कुमार, तो ए का हो जाएगा 3। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल लालटेन, लालू यादव जी, बी का हो जाएगा 4। सी भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल, 2 हो जाएगा। ये तो जनरली बच्चा बना लेता होगा। डी बच गया तो लोक जनशक्ति पार्टी का क्या है? बंगला है, तो 1 हो जाएगा। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन में है। 3 यहां है, 4 यहां है, 2 यहां है, 1 है। तो क्वेश्चन जो था मिला जुला करके 10-12 पॉइंट इसमें याद रखना है आप लोग को। नया नया कुछ क्वेश्चंस भी आपको मिले होंगे जो आप जानते नहीं होंगे, जो प्रश्न आप नहीं जानते। एक ही तरीका है, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उस क्वेश्चन को धीरे धीरे याद करना चालू कीजिए। करते करते सेट का मतलब यही होता है, आपको याद हो जाएगा, वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। मिलते हैं फिर कल। नमस्कार।